हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन स्टडीज कॉलेज। अभी कॉमर्स को बना देता है बहुत ही आसान। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी हो और आपने उसे अननेसेसरली खर्च कर दिया हो, और जब आपको एक्चुअल में नीड हुई हो मनी की और पेरेंट्स के पास आप दोबारा पैसे मांगने गए हो तो पेरेंट्स से आपको अच्छी खासी डांट पड़ी हो? आई एम डेफिनेटली श्योर हुआ होगा, सबके साथ होता है। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी पैसों को अननेसेसरली खर्च कर देते हैं और पेरेंट्स उस टाइम पे फिर हमें कैसे डांटते हैं कि अननेसेसरली पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए थी तुम्हें, या मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, सेविंग इज अ गुड हैबिट। ये सब बातें हमें सुनने को हमेशा मिलती हैं, बट देखा जाए तो ये बातें एकदम सही हैं। अगर हम सेविंग करेंगे तो वो हमें फ्यूचर में हेल्प करती ही है। तो सेविंग जो है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेविंग के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेविंग फंक्शन। अब ये सेविंग फंक्शन क्या है? देखो, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ सेव करें तो सेविंग तो तभी होगी ना जब हम कुछ अर्न करेंगे। मींस हमारे पास कुछ मॉनेटरी टर्म्स में या मनी हमारे पास आ रहा है, तभी तो हम उसमें से कुछ सेव कर सकते हैं। तो या मैं ऐसा कह लूं कि जो हमारी सेविंग है वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एकदम करेक्ट बात हो गई कि सेविंग्स तभी हो सकती है जब मैं कुछ अर्न करूंगी। अगर मैं कुछ कमा ही नहीं रही हूँ, कुछ अर्न ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या सेविंग पॉसिबल है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग और इनकम में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, ठीक है? या सेविंग जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। सेविंग फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अब देखो, मीनिंग भी यही कह रहा है कि सेविंग और इनकम का जो फंक्शनल रिलेशन है उसे ही हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग में डेफिनेटली चेंज आएगा। क्लियर? अब देखो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, S इज इक्वल टू एफ एंड वाई। दिस S stands for saving। ये क्या है? ये है saving। This F stands for functional relationship, functional relationship, and this Y stands for income। It means ये जो saving है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो उसमें से अगर मैं 10 रुपए सेव कर रही हूँ, बाकी खर्च कर देती हूँ। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, 200 रुपए होगी, तो मैं क्या करूंगी, अब 20 रुपीज सेव करूंगी और बाकी मैं खर्च कर दूंगी। तो इनकम के बढ़ने से सेविंग भी इंक्रीज हुई। अगर 200 रुपए मेरी इनकम थी, आगे जाके कम होकर 100 रुपए हो जाएगी, तो मेरी सेविंग भी तो 20 रुपए से कम होकर 10 हो जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं सेविंग जो है इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर से इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। अब यही जो सेविंग फंक्शन है इसे ही हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? जब मैंने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था प्रोपेंसिटी का मतलब है क्षमता। वहां पर हम पढ़ रहे थे कि हमारे खर्च करने की क्षमता कितनी है, यहाँ हम पढ़ेंगे कि हमारी सेव करने की क्षमता कितनी है। मतलब कितने लेवल ऑफ इनकम पर हम कितने रुपीज सेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है? अगर आपको एग्जाम में सेविंग फंक्शन आ जाए या प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाए तो आपने सेम ही मीनिंग लिखना है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर? चलिए अब हम इसकी पढ़ते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम स्केड्यूल बनाएंगे। तो सेविंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनकम के ऊपर। तो हम पहले इनकम को लिख लेंगे। इनकम का जो गैप था वो 100 का था, तो ये मैंने 100 का गैप लेके स्केड्यूल बना लिया। क्लियर? अब देखो, जो हमारी इनकम है वो किसकी इक्वल होती है? मतलब जो भी हम अर्न करते हैं या तो हम खर्च कर देते हैं या हम सेव कर लेते हैं। तो इनकम किसकी इक्वल होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग की, इसके इक्वल होती है। तो अब जो हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे कंजम्पशन का। क्लियर? तो कंजम्पशन हमने शुरू की थी 40 से और गैप कितने का लिया था उसमें? 80 का। तो आप स्केड्यूल बना दो 40, 120, 200, 280,
280, 360, 440। क्लियर। अब इनकम भी हमने लिख ली, कंजम्पशन भी लिख ली, सेविंग कैसे निकालेंगे? सेविंग निकालेंगे दोनों को माइनस करके। इतना मैं अर्न कर रही थी, इतना मैंने खर्च कर लिया, बाकी जो बचा कुचा रह गया वो मेरी सेविंग। तो यहाँ पर तो कुछ भी सेविंग नहीं होगी। अब देखो, जब इनकम लेवल 0 था फिर भी मैं कंजम्पशन कर रही थी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, तो हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, तो इसलिए ये 40 है। तो इस केस में हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव, -40। नेक्स्ट कितनी है? -20। यहाँ पर 0, देन 20, देन 40 एंड देन 60। ये हमारी आ गई सेविंग। क्लियर। अब हम इसी स्केड्यूल को हम डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था, डायग्राम में क्या जरूरी होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेंशन करना। ये डेफिनेटली आप मेंशन करोगे। अगर आप मेंशन नहीं करते हो ना तो हमें नहीं समझ आएगा कि ये कंजम्पशन कर्व है, ये इनकम कर्व है, ये सेविंग कर्व है, क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इनकम, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सेविंग। अब मैं इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर देती हूँ। क्यों एक्सटेंड की है आपको बाद में बताती हूँ। देखो, अभी तक जो हम डायग्राम बना रहे थे वो हम इतनी बनाते थे, मतलब ऐसे बनाते थे, बट जब हम सेविंग कर्व बनाएंगे तो हमने इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर देना है। रीजन ये कि यहाँ पर जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव चीजों को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अगर आपको कहीं भी याद हो, मैथ्स का कांसेप्ट होता है ना इस तरीके से कि यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इधर भी पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव होती हैं, तो सेम चीज कि अभी हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो यहाँ पर आएंगे वो। कंजम्पशन में हमने कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है, क्योंकि कंजम्पशन नेगेटिव हो ही नहीं सकती, 0 ही नहीं हो सकती, तो नेगेटिव कैसे होगी? तो इसीलिए वो हमेशा कर्व ऊपर से बनी थी। ठीक है। अब हमने इसको प्लॉट करना है। वन थिंग मोर, आपको डॉट टू डॉट पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डायग्राम को प्लॉट कर सकते हो। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ये 0 है, सेविंग यहां से शुरू कर लो और देन अपवर्ड स्लोपिंग बना दो। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाई? देखो बढ़ती जा रही है तो इसलिए मैंने अपवर्ड स्लोपिंग बना दी। क्लियर। इस पॉइंट को दे दो ई पॉइंट। अब ये जो ई पॉइंट है इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन पे इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का क्या रिलेशन है? बताओ मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। अगर आपको आंसर आता है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं आता है तो मैं ये ऑलरेडी चीजें कंजम्पशन फंक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर अपनी वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको पढ़ लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल होती है, मतलब मैं जितना भी अर्न कर रही हूँ सारा का सारा मैं खर्च कर देती हूँ। तो स्केड्यूल में अगर हम देखें तो मैंने इनकम कितनी अर्न की? 200 रुपए, सारी मैंने खर्च कर दी 200 रुपीज कर दी ना। तो उस केस में सेविंग क्या है? सेविंग तो कुछ भी नहीं है, 200 कमाया था 200 खर्च कर दिया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो इस पॉइंट पे इनकम किसके इक्वल है? सी के, और इस पॉइंट पे सेविंग किसके इक्वल है? 0, मतलब कुछ भी हम सेव नहीं कर रहे हैं। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में ये इस लाइन से नीचे है, तो यहाँ पे जो सेविंग्स हमारी होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव। मींस यहाँ पर हमारी सेविंग्स क्या है? नेगेटिव है। ये वाला पोर्शन है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर सेविंग्स जो है वो नेगेटिव है, ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब ये सेविंग्स है यहाँ पे नेगेटिव है, तो उस टाइम पे कंजम्पशन और इनकम का क्या रिलेशन है? तो आप लिखोगे कि कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर देन इनकम है। ठीक है। और इस केस में यहाँ पर हमारी सेविंग्स क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये वाला केस बन गया, मतलब मैं कमा ज्यादा रही हूँ खर्च कम कर रही हूँ। ठीक है।
सेविंग तभी होंगी ना जब मैं कमाऊंगी ज्यादा, खर्च करूंगी कम। तो यहाँ पर कंजम्पशन लेवल कम है एज कंपेयर टू इनकम। क्लियर है इतना पॉइंट? अब ये जो हमारी डायग्राम है और जो स्केड्यूल है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स लिखो, बट आपने डायग्राम की एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली देनी है। तो अब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए आप डायरेक्टली सिंपल पॉइंट्स लिखोगे। मैंने कहा है ना आपको कि डायग्राम को एक्सप्लेनेशन, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन को आपको लर्न नहीं करना है, जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे ही लिखते जाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहले आप लिख दो, जब आपने सेविंग कर्व्स बनाई थी अपवर्ड स्लोपिंग थी, तो आप लिख दो कि सेविंग कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? सेकेंड हमें लिखना है, सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो पॉइंट है यहां से ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप लिखो E is a break even point where y is equal to c and saving is equals to 0. क्लियर? और आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सेविंग्स कैन बी नेगेटिव। ठीक है, सेविंग्स जो है नेगेटिव हो सकती हैं। कब होंगी? व्हेन देयर, या सिंपल लिख लो व्हेन y is equals to 0 और y is less than consumption। ठीक है, कि सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं कब? जब इनकम 0 होगी। जब इनकम 0 थी फिर भी हम कंज्यूम कर रहे थे, सेविंग नेगेटिव थी। या तब तक सेविंग नेगेटिव रहेगी जब तक हम कमा जितना रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मींस कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहाँ पे देखो कंजम्पशन ज्यादा है ना, इनकम कम है, अगेन हमारी सेविंग नेगेटिव आ गई। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि सेविंग्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनकम। जो सेविंग्स है ना इनकम से बड़ी नहीं हो सकती। पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखो कि आप जितना कमा रहे हो क्या आप उससे ज्यादा सेव कर सकते हो? आपने 100 रुपया कमाया तो क्या आप 200 रुपए सेव कर सकते हो? नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली नहीं है। तो इनकम जो है जितनी भी होगी उससे कम ही हम सेव करेंगे। 100 रुपए में से आप 90 रुपए सेव कर सकते हो, 100 रुपए में से आप 99 रुपीज सेव कर सकते हो, 100 रुपए में से आप पूरा का पूरा 100 रुपया सेव कर सकते हो। ठीक है, बट 100 रुपए में से आप 101 रुपए सेव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यही मैंने लिखा कि सेविंग कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनकम। सेविंग जो इनकम का पार्ट है तो इनकम से बड़ा कैसे हो सकता है? क्लियर? ये थे सेविंग फंक्शन की एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड स्केड्यूल। अब हम पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स। प्रोपेंसिटी टू सेव के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन के 2 टाइप्स हैं, एपीसी और एमपीसी। सिमिलरली प्रोपेंसिटी टू सेव भी जो है वो 2 टाइप का होता है, एपीएस और एमपीएस। अब ये क्या स्टैंड करता है? एपीएस स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर हमें याद हो जब हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? एपीसी मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीसी मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हम सेविंग पढ़ेंगे तो एस आ जाएगा, सी की जगह पे हम एस लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में रिकॉल करवाती जा रही हूँ कंजम्पशन फंक्शन भी। आप वीडियो देखते जाना, अच्छे से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल। मतलब हमने बेस तो इसका पढ़ ही लिया था कि जो सेविंग है वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर भी सेम चीज कह रहा है कि एपीएस क्या है? एपीएस स्टैंड करता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हम कितना सेव कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर?
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है? एस एंड वाई. दिस इज स्टैंड्स फॉर सेविंग एंड दिस इज इनकम. इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 100 रुपीज अर्न कर रही हूँ, ठीक है, और उसमें से मैं सेव करती हूँ 40 रुपीज. 60 रुपए मैं खर्च कर रही हूँ, 40 रुपए सेव कर रही हूँ, तो एपीएस कितनी हो जाएगी? 40 अपॉन 100. ये 0 से 0 कैंसिल, मींस 0.4. और आप इसको कैसे लिख सकते हो? और आप लिख सकते हो 40%. मींस मैं अपनी इनकम का 40% सेव करती हूँ और 60% खर्च करती हूँ. अब हम पढ़ते हैं इसका डायग्राम एंड स्केड्यूल. स्केड्यूल जो है सेम ही चलेगा पूरा चैप्टर में, तो वही स्केड्यूल बन जाएगा. पहले हमने इनकम बनानी है, जिसमें हमने 100 का गैप लिया था. 100, 200, 300, 400 काफी है, सफिशिएंट है. अब सेकेंड कॉलम में आप क्या कर सकते हो? अगर आपको डायरेक्टली सेविंग नहीं पता है कितनी आपने लेनी है, तो पहले तो आप कंजम्पशन का स्केड्यूल बना लो, जो 40 से शुरू हो रहा था और 80 के गैप पे था, एंड देन दोनों को माइनस करके सेविंग स्केड्यूल निकाल लो. अगर आपने वैसे नहीं करना है, तो मैं जैसे डायरेक्टली सेविंग लिख रही हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हो. 20, 0, 20, 40. ठीक है. अब एपीएस निकाल लो, तो एस अपॉन वाई. फर्स्ट हम ब्लैंक ले लेते हैं. नेक्स्ट 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस 0.2. नेक्स्ट हमारा 0 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा 0.06 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 0.1. कहीं पर अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी तो संभाल लेना भाई, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कहीं पे मिस्टेक है तो. चलो, अब हम बनाते हैं इसको. स्केड्यूल बन गया. अब हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं. डायग्राम में जैसे मैंने कंजम्पशन फंक्शन में कहा था कि कंजम्पशन फंक्शन ऊपर से स्टार्ट होता है, उसकी पिक्चर माइंड में पेस्ट कर लो. सिमिलरली जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिवली शुरू हो रहा था, तो उसकी पिक्चर भी आप डायग्राम जो है अपने माइंड में एकदम अच्छे से पेस्ट कर लो, क्योंकि हर एक जगह पे वैसे ही कर्व बननी है. तो नेगेटिव हो सकती है सेविंग, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है. अगेन यहाँ पर आप इनकम मेंशन कर दो, यहाँ पर आप सेविंग मेंशन कर दो. हो गया इतना काम. अब सेविंग कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग बनाई थी, तो यहाँ से आप इस तरह से ड्रॉ कर दो. दिस इज योर सेविंग कर्व. क्लियर. अब ये जो पॉइंट है आपका, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज ई पॉइंट. ई पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. अब एपीएस हमने निकालना है. एपीएस हम कैसे निकालेंगे? सपोज मैंने इस पॉइंट पे एपीएस निकालना है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से. ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ऊपर नीचे होगी, यहाँ पे आप प्लॉट कर लो. ये बन गई. इतना आप इसका नाम दे दो ओ ए, इसको आप नाम दे दो ओ बी लिख लो, क्योंकि हमने वाई एक्सिस लिखा हुआ था ना मार्क पे, तो ये मेरा बी हो गया. क्लियर. इस पॉइंट पर एपीएस कितना हुआ? एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, विच इज इक्वल्स टू कितनी इनकम है? ओ बी इनकम है, ये सारी हमारी इनकम है. ओ बी इनकम है मेरी, और उस पर मैं कितना सेव कर रही हूँ? मैं इतना सेव कर रही हूँ, मींस ओ ए मैं सेव कर रही हूँ. तो इस पॉइंट पर ओ ए अपॉन ओ बी इज एपीएस. क्लियर. पॉइंट्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट्स लगाने की जरूरत नहीं है. क्लियर है इतना. अब जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन के एक्सप्लेनेशन पढ़े थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लिखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, या आप कह लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अच्छा, मैं इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता क्यों कहती हूँ? क्योंकि इसमें से ना बहुत ही ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं. घुमा फिरा कर सीबीएसई पूछेगा और हम लोग पजल हो जाते हैं और हमें लगता है हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि वो एक्सप्लेनेशन में से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं. क्लियर. चलो, फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं. फर्स्ट हम लिखते हैं सेविंग्स कैन बी जीरो. Is it possible? Yes. At break even point, saving always equals to zero. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि सेविंग जो है जीरो हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेविंग कैन नेवर बी 1
और मोर देन 1। जो सेविंग है ना तो वो 1 हो सकती है, ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। क्यों? अब पहले स्केड्यूल देखो, क्या यहाँ पे कहीं पे भी सेविंग 1 के इक्वल आई है? नहीं आई ना। या 1 से ज्यादा आई है? नहीं आई। इसका रीजन क्या है? इसको समझने के लिए आप देखो, जो हमारी इनकम होती है, इनकम है, उस इनकम को या तो मैं कंज्यूम करूंगी या मैं सेव करूंगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपीज अर्न कर रही हूँ, क्लियर, 100 रुपए कमा रही हूँ, वो 100 का 100 मैंने कंज्यूम कर दिया, कंजम्पशन कर दिया, मीन्स खर्च। तो इस केस में मेरी सेविंग क्या होगी? मैंने बचाया कितना? 0। क्लियर? तो जब हम एपीएस निकालेंगे, इस केस में एपीएस कितना हो गया? एपीएस एस कितना है? 0। वाई कितना है? 100 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब सेकेंड केस लेते हैं कि मैं 100 रुपया ही कमा रही हूं और 100 का 100 ही मैं सेव कर रही हूं, सेव कर लिया, मींस इस केस में कंजम्पशन क्या हो गई? 0। तो जब हम एपीएस निकालेंगे, एपीएस कितना आ जाएगा? सेविंग कितनी है? 100 और इनकम कितनी थी? 100, 1 आ गया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने कहा है कि सेविंग कैन नेवर बी 1, पर यहाँ पे तो आपने आंसर 1 निकाल दिया। अब आप समझो कि ये जो चीज है, ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कंजम्पशन 0 है, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती है। हमने पढ़ा है ये, जब हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था ना, तो हम वहां पे लिखते हैं कि कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। अगर हम कुछ भी नहीं कमाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, तो इसीलिए कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो जब कंजम्पशन ही 0 नहीं होगी तो एपीएस 1 के इक्वल कैसे आ जाएगा? समझे मेरी बात? क्लियर है? तो इसीलिए मैंने लिखा सेविंग कैन नेवर बी 1, 1 से 1 के बराबर नहीं होगी। सेकेंड केस क्या है? और मोर देन 1, 1 से ज्यादा भी नहीं होगी। अब अगर मैं चाहती हूँ सेविंग 1 से ज्यादा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 रुपीज में अर्न कर रही थी तो मुझे 110 रुपए सेव करने होंगे और 100 रुपीज मतलब इनकम से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके 1 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है सिचुएशन कि मैं 100 रुपए कमा के मैं 110 रुपए सेव कर लूं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो सेविंग है ना तो 1 के इक्वल हो सकती है, ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। क्योंकि 1 के इक्वल क्यों नहीं होगी? कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती। 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जितनी इनकम कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो सेव ही नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड आप पॉइंट क्या लिखोगे? सेविंग कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकती है, और लेस देन 1, वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। अब आप देखो, नेगेटिव हमने स्केड्यूल में कर दिया था शो, क्योंकि जब हम कुछ कमा ही नहीं रहे या हमारी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तो हमारी जो सेविंग है नेगेटिव चलेगी। ठीक है? और अगर ये नेगेटिव चल रही है तो एपीएस भी हमारा नेगेटिव आएगा। और लेस देन 1 है, पीएसआई लेस देन 1 शो हो रही है। क्लियर? तो सेविंग जो है नेगेटिव भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। नेक्स्ट आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो कि सेविंग ऊपर की तरफ जा रही थी, कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि इसकी पॉजिटिव स्लोप होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपीएस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, विद द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ एपीएस भी इंक्रीज होती है। मैंने एग्जांपल लिया था ना कि अगर मैं 100 रुपीज कमा रही हूँ और 90 रुपीज खर्च कर देती हूँ तो 10 रुपए सेव किए। जब मैं 200 रुपीज कमा रही थी तो मैंने 20 रुपीज सेव किए, मतलब इनकम भी बढ़ी, मेरी सेविंग भी इंक्रीज हुई। ठीक है? तो वही मैंने लिखा है कि सेविंग जो है इनकम के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड फंक्शन, एमपीएस। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में कहा था कि जहां पे मार्जिनल वर्ड आ जाए, या मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। सिमिलरली जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ
चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, मतलब कितनी क्वांटिटी में मेरी इनकम चेंज हुई है, उसकी वजह से सेविंग्स कितनी चेंज हुई है, उसे हम कहते हैं एमपीएस। क्लियर? अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एस स्टैंड्स फॉर सेविंग, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, दिस डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। क्लियर? जहां पर भी ये डेल्टा लगा होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज अर्न कर रही थी और मेरी इनकम बढ़कर, ये मेरी इनकम है, बढ़कर 200 रुपीज हो गई। क्लियर? सेविंग जब 100 रुपए थे तो मैं 10 रुपए सेव कर रही थी, और जब इनकम 200 रुपए हुई तो मैं 30 रुपए मैंने सेव करना शुरू कर दिया। तो चेंज कितना आया? अगर मैं बात करूं डेल्टा वाई की, तो इनकम कितनी चेंज हुई? 200 में से 100 माइनस कर दो, मतलब मेरी इनकम 100 रुपीज चेंज हुई। और सेविंग कितनी हुई? सेविंग को में कितना चेंज आया? तो 30 को इसको यहां से माइनस कर दो, इक्वल्स टू 20। ये हमारा चेंज आया। तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 20 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 0.2। क्लियर? अब इसी चीज को हम स्केड्यूल में प्रेजेंट करेंगे और इसकी डायग्राम बनाएंगे। स्केड्यूल सेम हमारा वही बनेगा, 0, 100, 200, 300, 400। अब हम एस लिखेंगे, -40, -20, 0, 20, 40। नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है डेल्टा एस, हमें क्योंकि चेंज शो करना है, और डेल्टा वाई का क्योंकि हमें चेंज रिप्रेजेंट करना है। चेंज के लिए तो फर्स्ट हमारा ब्लैंक आएगा क्योंकि हमें यहां से माइनस करना होता है, माइनस ऐसे करेंगे। तो इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 100 100 का 100 100 100 100। इसमें कितना कितने का चेंज आ रहा है? 20 20 का, 20 20 20 20। अब हमें निकालना है एमपीएस। एमपीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मींस इनको डिवाइड कर जाएंगे। 20 अपॉन 100, 0.2 0.2 0.2 0.2। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। डायग्राम जैसे मैंने आपको कहा है सेम ही डायग्राम इसकी रहेगी, आप इसको इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे y, दिस इज o, दिस इज x, यहाँ पे आप इनकम रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पर आप एमपीएस आप लिख सकते हो। सेविंग कर्व भी लिख दोगे तो भी सही होगा, एमपीएस भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप सेविंग कर्व भी लिख सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम इस तरीके से बनेगी, दिस इज सेविंग कर्व। ये क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? जल्दी बताओ, जल्दी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। दिस इज, यस एग्जैक्टली, दिस इज E point which is known as break even point. क्लियर? अब हमें निकालना है कि इस डायग्राम में एमपीएस कहां पर शो होगा। सबसे पहले मैं पॉइंट ले लेती हूँ, ये मैंने पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ओ ए, दिस इज ओ बी, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। क्लियर? अब मैंने चेंज शो करना है, तो मेरी इनकम बढ़ी है, तो सपोज इनकम यहां से बढ़कर मेरी इतनी हो गई, ये मेरी इनकम हो गई। क्लियर? ओ बी 1 लिख लेती हूँ। इनकम के बढ़ने से सेविंग भी चेंज हुई, मेरी सेविंग भी इतनी बढ़ गई, दिस इज A1, ये मेरी सेविंग हो गई। अब हमें चेंज शो करना है। चेंज कैसे शो करेंगे? देखो, इनकम मेरी कितनी चेंज हुई, दिस इज द पोर्शन, ये वाला पोर्शन है इनकम का, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सेविंग मेरी कितनी चेंज हुई, इतनी, विच इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन। इट मींस ये जो पोर्शन, मैंने ये कलरिंग कर रही हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ, कलरिंग कर रही हूँ ना, इस पोर्शन को हम एमपीएस कहते हैं। और यहाँ पर एमपीएस किसके इक्वल होगी? एमपीएस का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा एस चेंज कितना आया? सेविंग में चेंज आया A1 और इनकम में चेंज आया B1। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? एमपीएस। ये हमारी होगी डायग्राम एंड स्केड्यूल। अब हमने पढ़ने हैं एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल टफ नहीं है, सेम वही पॉइंट्स चलते जाएंगे, रेपिटेटिव पॉइंट है, आप एक बार पढ़ लोगे ना आपको याद हो जाएंगे, तो रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो फर्स्ट सेम चीज, E इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, E जो है इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों है? यहाँ पर इनकम कंजम्पशन इक्वल है, सेविंग हमारी 0 है। अब सेकेंड में हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव स्लोप, सेम चीज आ जाएगी, सेविंग कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। थर्ड पॉइंट अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। एमपीएस की जो वैल्यू है, एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीएस की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, उससे ज्यादा नहीं हो, ना तो 1 से ज्यादा होगी और 0 से कम नेगेटिव में नहीं जाएगी। एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? अच्छा, सेविंग और एमपीएस में फर्क है, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या कहा, एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकती पर सेविंग नेगेटिव हो सकती है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कैसे वेरी करेगी, इसको समझो। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, अब जैसे सपोज जो हमारी इनकम है, इनकम हमारी क्या होती है? इनकम या तो मैं कंज्यूम करूंगी या मैं सेव करूंगी। सपोज मेरी इनकम पहले 100 थी, 100 से इंक्रीज होके 200 हो गई, तो डेल्टा वाई मेरा कितना हो गया? चेंज इनकम होगी। अब ये जितनी मेरी इनकम थी चेंज हुई, 100 रुपए के 100 रुपए मैंने क्या कर लिए? सेव कर लिए। सेव कर लिए, इट मींस मेरी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हुई? 100 हो गई। सारा मैंने सेव कर लिया। अगर मैं यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लो कि पहले मैं सेविंग्स जो कर रही थी वो 0 थी फॉर एग्जांपल, और जितनी इनकम चेंज हुई 100 की 100, वो 100 की 100 मैंने सेव कर ली। चेंज कितना आ गया? 100 का आ गया। तो एमपीएस क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अगर मैंने सारी इनकम, जो मेरी इनकम थी 100, वो चेंज होके 200 हुई और सारी की सारी को मैंने कंज्यूम कर दिया, ये मैंने 100 रुपीज क्या कर दिए? कंज्यूम कर दिए। तो मींस मेरी सेविंग्स कुछ नहीं थी, पहले भी कुछ नहीं थी, अब भी कुछ नहीं है, तो 0 आ गई डेल्टा इसकी वैल्यू। तो 100 क्या है? चेंज कितना आया? इनकम में 100 रुपए का था, 100 से 200 रुपए हुई, तो हमारी इनकम ये एमपीएस कितनी आ गई? 0। तो देखो, या तो मैं खर्च कर सकती हूँ या मैं सेव कर सकती हूँ। जब मैंने सारा ही खर्च कर दिया तो एमपीएस 0 आ गई। ठीक, जब मैंने सारा ही सेव कर लिया तब एमपीएस 1 आ गई मेरी। इट मींस इसकी जो वैल्यू है 0 और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, या ये इसी के बीच में लाई करेगी। देखो यहाँ पे भी स्केड्यूल जो बनाया था 0.2 0.2 0.2 था, हो सकता है 0.5 आ जाए, 0.6 आ जाए, 0.8 आ जाए, 0.9 आ जाए, बट वो आगे नहीं जा सकती। 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। अब आप बोलोगे मैम 1 हो सकती है, तो मैं ये कहूंगी कि 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम सारा पैसा तो सेव नहीं करते ना, कंजम्पशन भी तो करते हैं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में लाई करती है। क्लियर? ये था हमारा सारा प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप एकदम ध्यान से अच्छे से वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड छोटे छोटे से 2 टॉपिक पढ़ते हैं। ये जो दोनों टॉपिक हैं बहुत छोटे से हैं, बट इसमें छोटे से रिलेशन पूछे जा सकते हैं, तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बताओ एपीएस एंड एपीसी। अब ध्यान देखना, ये सेविंग और कंजम्पशन का रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन है? अगर हम बात करेंगे रिलेशन की, तो इनका में रिलेशन पता क्या है कि जब हम दोनों को प्लस करेंगे ना तो इक्वल्स टू ये 1 होंगे। कैसे होंगे अब ये समझते हैं। देखो, y जो है हमारी इनकम जो है किसके इक्वल होती है? जितना हम सेव कर लें या हम जितना कंज्यूम कर लें। उल्टा बोल रही मैं, जितना हम कंज्यूम कर लें या जितना हम सेव कर लें, दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये मेरी इनकम है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दो y से, इनकम से ऑन बोथ साइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को, y अपॉन y, c अपॉन y प्लस s अपॉन y, ये y से y कैंसिल हो गया विच इज इक्वल्स टू 1। c अपॉन y किसका और फॉर्मूला था? APC का, और s अपॉन y किसका फॉर्मूला था? APS का, तो APS।
तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि एपीसी और एपीएस इज इक्वल्स टू 1, मींस जितना भी इनकम होगी या तो हम सेव कर लेंगे या कंज्यूम कर लेंगे। तो उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारी इनकम के इक्वल आती है, मींस 1 के इक्वल ये वैल्यू आ जाती है। क्लियर? सिमिलरली हमने इसमें लिखना है, तो हम कहेंगे कि जितनी भी हमारी इनकम चेंज होगी, अब हम मार्जिनल पढ़ रहे हैं ना, तो मार्जिनल में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है चेंज। जितनी भी मेरी इनकम चेंज हुई, 100 से 200 रुपए हुई, तो जो 100 रुपए चेंज हुआ है उस 100 को भी या तो मैं सेव करूंगी या मैं कंज्यूम करूंगी। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस। अगेन इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डेल्टा वाई ऑन बोथ साइड। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये कैंसिल हो गया, 1 ये किसके इक्वल होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस। प्रूफ कर दिया कि ये दोनों की वैल्यू भी जब हम प्लस करते हैं इक्वल्स टू 1 की आती है। ये इसका क्वेश्चन जो है डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ये 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमने इसको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से इसको पढ़कर जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है, आप वीडियो को दोबारा देखिए, एंड तक देखिए। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप वहां पे डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए अवेलेबल हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आपका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे। सो कीप लर्निंग एंड स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम्स की कोई टेंशन होगी ही नहीं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये चैनल आपका है, वीडियो आपके लिए बन रही है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।